नमस्ते बच्चों। इस वीडियो लेसन में हम क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जीवों में जनन। देखो बच्चों, इस पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक हमें कवर करना है वो है जीवन अवधि। जीवन अवधि जैसा कि बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है उस समय अवधि को हम जीवन अवधि या इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन कहलाता है। ओके, तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको यहाँ से याद करनी है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पेज पे आपके बुक के अंदर एक बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स का डायग्राम दे रखा है और वहां पर आपसे उनका लाइफ स्पैन या जीवन अवधि पूछी गई है। तो वो सारे को मैंने यहाँ पर इस टेबल के अंदर इंक्लूड किया है। यहाँ पर जो चीज अपने को अच्छे से ध्यान होनी चाहिए वो देखो, जैसे बनियन ट्री है ना, बरगद का पेड़, इसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, लगभग 200 साल। इसी तरह से कछुआ देखो, उसकी उम्र कितनी है, लगभग 100 से 150 साल। और अगर हम सबसे कम लाइफ स्पैन की बात करें तो मे फ्लाई का जो एडल्ट होता है, एडल्ट स्टेज होती है, उसकी उम्र लेस देन अ डे, केवल एक दिन की होती है। मतलब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, रिप्रोडक्शन साइकिल में एंटर हुआ और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इतनी इतनी छोटी एज होती है मे फ्लाई की। इसके बाद अगर और इससे थोड़ा ऊपर चले कि भाई और जिसकी उम्र बहुत कम होती है तो फिर नाम आता है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई 15 दिन से ज़्यादा नहीं जीवित रहती। ठीक है, और उसके बाद में फ्रूट फ्लाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हाईएस्ट लाइफ स्पैन किसका हमें पता है, जीवन काल, और कम सबसे कम किसका जीवन अवधि होती है इसके बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स अपने को यहाँ से एक बार पढ़ लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बच्चों और अपने को ध्यान रखना है, वो क्या है कि जीवन अवधि और जीव के आमाप के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि जीवन अवधि ऐसा नहीं है कि किसी की जीवन अवधि बहुत लंबी है तो उसका साइज भी बहुत ज्यादा लंबा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा कोरिलेशन बहुत देखने के लिए नहीं मिलता। और इसको स्पष्ट करने के लिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल इस टेबल के अंदर दे रखा है, उसको हम देखते हैं। तो वो है, देखो, क्रो, कौवा और तोता। अगर हम कौवे और तोते को देखें तो दोनों का साइज हमें बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा, है ना, लगभग दोनों एक साइज के होते हैं। लेकिन अगर आप इनके जीवन अवधि को देखो तो कौवे की जीवन अवधि है 15 साल, जबकि जो तोता है उसकी जीवन अवधि है लगभग 140 साल। ठीक है, तो यहाँ से इस उदाहरण से ये चीज क्लियर होती है, ये पॉइंट क्लियर होता है कि जीवन अवधि और जो जानवर है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके साइज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो 2 पॉइंट क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। और देखो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, यानी कि प्रत्येक जीव की जीवन अवधि निश्चित होती है। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी जीव अमर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक विरोधाभास है, और वो है एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीवों को अमर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे ये कोई एक कोशिक जंतु है, अगर ये एक कोशिक जंतु जनन करता है तो क्या होगा, ये विभाजित होगा और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगा। यानी कि इस एक जीव की कोशिका के अंदर जो भी कोशिकीय पदार्थ था वो सारा का सारा कोशिकीय पदार्थ इन दोनों पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो गया। यानी कि यहाँ पर इस मात्र कोशिका का कोशिकीय पदार्थ नष्ट नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कोशिका है, एक कोशिका, वो स्वयं विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। इसलिए पुरानी कोशिका तो नष्ट होती ही नहीं है बल्कि वो विभक्त हो जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो एक कोशिक जीव हैं वे अमर है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो अब एक कोशिक जीवों से हम आगे चलते हैं और बहुकोशिक जीवों की बात करते हैं। तो बच्चों, हमारी इस विशाल धरती के ऊपर अनेक प्रकार के जीवों की जातियां उपस्थित है और उनकी संख्या भी देखो, अगर आप अपन काउंट करें तो सबकी एक पॉपुलेशन है, सबकी एक अपनी अपनी जनसंख्या है ना। और ये भी आप देखते हो कि वो अपनी जनसंख्या को निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव होता है? कौन सी ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके कारण सजीव अपनी संख्या को बढ़ा पा रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जनन। कि जनन एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जिसके कारण जीव अपने समान
जैसा जीव है वो अपने समान ही एक छोटे जीव या नई संतति को जन्म देता है। तो ये जनन की परिभाषा आपको यहाँ से याद करनी है। अब प्रश्न आता है भाई कि जनन हो रहा है, जनन के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, पर जनन की आवश्यकता क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखो, जनन की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए हमें यहाँ पर 3 बिंदुओं पे ध्यान देना है। पहला बिंदु देखो, धरती पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात देखो, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को अपन थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर देखो, जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मादा युग्मक और नर युग्मक, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दिस इज द फीमेल गैमेट एंड दिस इज द मेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट जो कि माता और पिता से आ रहे हैं, उनके बीच में संलयन होता है जिसको हम निषेचन के नाम से जानते हैं, और इस निषेचन से द्विगुणित जाइगोट का या युग्मनज का विकास होता है, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं लैंगिक जनन में। तो जब बच्चों लैंगिक जनन होता है तो आनुवंशिक विविधता युग्मनज के अंदर आती है। तो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के लिए जनन आवश्यक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, इस आनुवंशिक विविधता को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत करने के लिए भी जनन की आवश्यकता है। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो अगली पीढ़ी उत्पन्न ही नहीं होगी, और जब अगली पीढ़ी उत्पन्न नहीं होगी तो आनुवंशिक विविधता का वंशानुगति कैसे होगी, ठीक है। तो विविधता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत करने के लिए भी जनन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं जनन के प्रकार। तो बच्चों कंजनन को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। दोनों में हम एक साथ इसको कंपेयर करते हुए इसको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट देखो अलैंगिक जनन में कि यहाँ पर केवल एक जनक होता है जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले 2 जनक में एक जनक होगा मादा, एक जनक होगा नर। तो 2 जनकों की होना आवश्यक है और उनके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति संपन्न होती है। क्लियर? फर्स्ट ये पॉइंट पहला इसका जो इसकी परिभाषा है। अब देखो आगे, यहाँ पर क्योंकि जनक एक ही है जो नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है, इसलिए केवल एक जनक के लक्षणों की ही वंशागति होती है। यहाँ पर दोनों जनक जो है उनके लक्षणों की वंशागति हो जाती है। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आते हैं, देखो विविधता आने की यहाँ कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जनक एक है, जबकि यहाँ पर जब युग्मक बन रहे हैं उस समय जीन विनिमय के कारण विविधता आने की संभावना हो जाती है। और फिर दूसरी विविधता कैसे आती है? क्योंकि एक युग्मक जो है वो नर युग्मक है और एक युग्मक जो है वो मादा युग्मक है, और ये दोनों मिल रहे हैं, इसलिए विविधता आने की संभावना है, पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर युग्मकों का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर नर और मादा युग्मकों का होना आवश्यक है जनन की क्रिया के लिए। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। जनन अंगों का अलैंगिक जनन में कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर युग्मक निर्माण के लिए, युग्मक निर्माण कहाँ होगा? जनन अंगों के अंदर, इसलिए युग्मकों के निर्माण के लिए जनन अंगों का होना आवश्यक है। ओके, अच्छा, उदाहरण क्या है? एक कोशिकीय जीव जो सरल जीव है, पादप है, बिल्कुल जिनका जो शारीरिक संरचना है वो बिल्कुल सरल है ना, जैसे शैवाल है, कवक है, उनके अंदर अलैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जंतुओं और पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने अलैंगिक और लैंगिक जनन की दोनों की तुलना भी कर ली और उसके पॉइंट्स को भी याद कर लिया। चलो अब हम अलैंगिक जनन को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों एक प्रश्न आता है, उसका देखो यहाँ पे एक शब्द है, ये देखो क्लोन। इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अलैंगिक जनन से जो नई संतति बन रही है उसको अपन क्लोन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो क्लोन का मतलब क्या होता है? कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी।
एग्जैक्ट कॉपी जब शब्द हम काम में ले रहे हैं तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि आनुवंशिक और आकारिकी रूप से जनक के समान। ये पॉइंट आपको ऐसे कैसे याद करना है, ठीक है। आनुवंशिक यानी कि जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर है, डीएनए, वो बिल्कुल सेम होगा। आकारिकी यानी कि बाहर से देखने पे भी बिल्कुल सेम होगा। तो बिल्कुल आनुवंशिक और आकारिकी रूप से जनक के समान जो संतति होती है, जो जनरेशन पैदा होती है, उसको हम क्लोन कहते हैं। और देखो, अलैंगिक जनन से बने संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन के अभी अपन ऊपर पॉइंट्स पढ़कर आए हैं, है ना। वहां पर अपन ने देखा था कि केवल एक जनक के लक्षणों की वंशागति हो रही थी, विविधता आने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए जब विविधता आई नहीं रही है तो जो संतति है वो आनुवंशिक और आकारिकी रूप से बिल्कुल जनक के समान होगी। इसीलिए अलैंगिक जनन से बनी हुई संतति को हम क्लोन कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, अलैंगिक जनन के प्रकार देखते हैं। तो अपनी किताब में जो उदाहरण दे रखे हैं उनको अपन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रकार है द्विविखंडन। द्विविखंडन में जो हम नाम पढ़ते हैं जीवों का, वो है अमीबा और पैरामीशियम। ये जो दोनों जीव हैं, ये दोनों जीव कैसे होते हैं? दोनों के दोनों जीव एक कोशिक होते हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें द्विविखंडन द्वारा जनन किस तरह से होता है। तो एक किताब में आपके डायग्राम दे रखा है कि भाई ये एक अमीबा है। इस अमीबा के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो इसका जो केंद्रक है, वो केंद्रक कुछ विभाजित होना प्रारंभ होता है। तो कैसे? ये ऐसे डंबल के आकार का हो जाता है, इसमें विभाजन होता है। और फिर जो इसका कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन प्रारंभ होता है। तो ये तो पहले केंद्रक का विभाजन हो गया, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और इस तरह से दो पुत्री कोशिकाएं अमीबा की बन जाएंगी। तो द्विविखंडन, एक कोशिका, द्वि मतलब दो, एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विखंडित हो गई, टूट गई। ये हो गया अलैंगिक जनन का पहला प्रकार। क्लियर? चलो, दूसरे प्रकार की बात करते हैं, मुकुलन या कलिका के द्वारा। तो देखो भाई, मुकुलन या कलिका के द्वारा में एक जो उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे नए जीव का निर्माण होता है, तो वो है हाइड्रा का और ईस्ट का। आपकी किताब में दो उदाहरण दे रखे हैं, एक दे रखा है हाइड्रा का और एक दे रखा है ईस्ट कोशिका का। तो मैं तुम्हें ईस्ट कोशिका के चित्र से इस चीज को समझाती हूँ। ईस्ट क्या है बच्चों? ईस्ट एक कवक है। और ईस्ट का नाम और भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ईस्ट एकमात्र ऐसी कवक है जो एक कोशिक होती है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि एक कोशिक कवक कौन सी है, तो एक ही नाम है ईस्ट। तो देखो, ईस्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे ये ईस्ट की कोशिका है, ये इसका केंद्रक बनाया हुआ है और ये इसका कोशिका द्रव्य है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके कोशिका द्रव्य में कुछ इस तरह से विस्तार होता है और एक छोटी सी कलिका बननी शुरू होती है, इस तरह से, ठीक है। कलिका का निर्माण हुआ और ये जो केंद्रक है, इसका केंद्रक भी असमान रूप से विभाजित होता है। यानी कि इसके केंद्रक का एक भाग तो ये बड़ा केंद्रक और इसका एक छोटा सा टुकड़ा और बन जाता है जो यहाँ चला गया। इस कोशिका के जो कोशिका जैसी संरचना बननी शुरू हुई है, इसको कलिका कहते हैं, कलिका के अंदर चला गया। अब धीरे धीरे अगले स्टेप में क्या होगा कि इसका जो कोशिका द्रव्य है उसका भी पूरा विभाजन हो जाएगा और ये पूरी ऐसे एक कोशिका के ऊपर एक छोटी कोशिका बन जाएगी। तो अब ये एक मुकुल या कलिका कहला रही है। इसी तरह से ईस्ट में क्या होता है, ये एक कोशिका बन गई, अब ये कोशिका के पास में और एक कोशिका बन जाएगी और एक कोशिका बन जाएगी। तो इस तरह से कोशिकाओं की पूरी एक चेन बन जाती है ईस्ट के अंदर। अब जब भी ये कोशिका यहाँ से पृथक होगी तो ये नए जीव का यानी कि नए ईस्ट का निर्माण कर लेगी। इसी तरह से हाइड्रा के अंदर बच्चों क्या होता है, देखो हाइड्रा किसी आधार से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ये हाइड्रा के स्पर्शक और ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, माउथ। अब हाइड्रा के अंदर भी क्या होता है, एक छोटी सी कलिका का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये जो कलिका है ना, ये बिल्कुल एक छोटे से हाइड्रा में कब बदल जाती है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से इसका पृथक्करण हो जाएगा, ये यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगी और जब ये नीचे गिर जाएगी आधार पे तो ये नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगी। तो इस तरह से बच्चों मुकुल या कलिका के द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? चलो थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा?
थर्ड पॉइंट है हमारा चल बीजाणु द्वारा। इस पॉइंट को समझते हैं, चल बीजाणु क्या होते हैं। देखो चल बीजाणु के द्वारा जनन जो है वो शैवालों में पाया जाता है, और शैवाल में भी एक उदाहरण हमारे पास में है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास के अंदर इस तरह से चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। अच्छा, चल बीजाणु को चल बीजाणु कहते क्यों है? क्यों? क्योंकि इनमें सूक्ष्म चलनशील संरचनाएं पाई जाती है। अब कैसा दिखता है चल बीजाणु? देखो ये तो एक क्लैमाइडोमोनास की कोशिका है। इस क्लैमाइडोमोनास की कोशिका के अंदर बहुत सारे चल बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये चल बीजाणु है, ठीक है। अब इनको हम चल बीजाणु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर ये जो आपको ये मैंने दो संरचनाएं बनाई है रोम के समान, है ना, सूक्ष्म चलनशील संरचनाएं पाई जाती है। इसको फ्लैजिला कहते हैं। तो ये फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, जिसके कारण ये चल सकता है, ठीक है। ये जो बीजाणु है ये चल सकता है पानी के अंदर, इसलिए हम इसको चल बीजाणु कहते हैं। अब इसमें अपन को पॉइंट्स कौन कौन से याद करने वो देखना। नंबर 1, इनमें चलन के लिए सूक्ष्म चलनशील संरचनाएं पाई जाती हैं। दूसरा, इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण क्लैमाइडोमोनास की कोशिका के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैदा कहाँ हो रहे हैं, कहाँ निर्माण हो रहा है इनका, तो कोशिका के अंदर इनका निर्माण हो रहा है। और तीसरा, किसमें ये पाया जाता है? तो ये एक शैवाल या जिसको एल्गी कहते हैं उदाहरण है उसका क्लैमाइडोमोनास, उसमें इस प्रकार से जनन पाया जाता है। क्लियर? थर्ड हो गया। अब आगे चलते हैं फोर्थ, कोनिडिया। कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया किस में पाया जाता है? कोनिडिया का निर्माण होता है पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है, फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई के अंदर, तो यहाँ मैं नंबर 3 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ बाद में बताऊंगी। अब कोनिडिया का निर्माण कैसे होता है? देखो, तो जैसे ये हमारा कवक का कवक जाल है, कवक तंतु, इसके ऊपर एक संरचना विकसित होती है जिसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इस कोनिडियोफोर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कोनिडिया बीजाणु लगे हुए रहते हैं इस तरह से। तो ये जो कोनिडियोफोर है इसके ऊपर कोनिडिया का विकास हो रहा है, और ये कोनिडिया जो है ये बीजाणु की तरह काम करता है। जैसे ही ये यहाँ से पृथक होगा ये एक नए कवक जाल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने नंबर 3 लिखा था, नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ओके, और नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चों चल बीजाणु और कोनिडिया में बहुत बार अंतर पूछा जाता है। तो अंतर पूछने के लिए हमें 3 पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करना होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि चल बीजाणु में तो चलनशील संरचनाएं पाई जाती हैं। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया में चलनशील संरचनाएं। कोनिडिया क्या है? ये अचल होते हैं क्योंकि इसमें चलने के लिए कोई संरचना नहीं पाई जाती, हवा के माध्यम से ये उड़ के जा सकते हैं, ओके, खुद नहीं चल सकते। दूसरे पॉइंट क्या था कि भाई ये तो अंदर उत्पन्न हो रहे थे, जबकि ये बाहर कोनिडियोफोर के ऊपर उत्पन्न हो रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? इसका उदाहरण क्लैमाइडोमोनास और पेनिसिलियम। तो इस तरह से आप चल बीजाणु और कोनिडिया के अंदर विभेदन को भी लिख सकते हो। चलो लास्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक जनन में, वो क्या है कि भाई जेम्यूल क्या होता है। जेम्यूल का एग्जाम्पल है बच्चों स्पंजेस, ठीक है। स्पंज की बॉडी के अंदर क्या होता है? जैसे ये एक मान लो स्पंज की बॉडी है, स्पंज की बॉडी के ऊपर ऐसे कांटे उपस्थित होते हैं, है ना, ऐसे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर की तरफ एक कप के समान संरचना का विकास होता है। ये संरचना कहलाती है जेम्यूल, और इसका एक छिद्र होता है, ओपनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये यहाँ लिखा है माइक्रोपाइल नामक छिद्र पाया जाता है। इसके अंदर बच्चों छोटे 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 बहुत सारे बीजाणुओं का विकास हो जाता है, और जब ये बीजाणु इस माइक्रोपाइल से निकलकर बाहर मुक्त होते हैं तो वो एक नए स्पंज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्पंजेस का एग्जाम्पल क्या है अलैंगिक जनन के लिए? जेम्यूल। तो हमने क्या क्या चीजें अलैंगिक जनन में पढ़ी? द्विविखंडन, मुकुलन, चल बीजाणु, कोनिडिया और जेम्यूल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं एक नई टर्म, वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन इसको कहते हैं वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन। अब बच्चों देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि अलैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन में कोई फर्क नहीं है। क्यों कोई फर्क नहीं है? क्योंकि दोनों में केवल एक मात्र पादप जो है या एक जो जीव है उसी से नए जीव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, केवल टर्म का फर्क है, केवल शब्दावली का फर्क है। क्यों? क्योंकि जब हम पादपों में अलैंगिक जनन की बात करते हैं, यानी कि पादपों में जब कोई एक पादप से ही नए पादप का निर्माण हो रहा है, जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम शब्द क्या काम में लगते हैं? कायिक प्रवर्धन, यानी कि पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का विकास हो रहा है। लेकिन जनक कौन है? जनक सिर्फ एक पादप है। क्लियर? इसीलिए अलैंगिक जनन के ये बिल्कुल समान होता है और जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल मात्र पादप के समान होता है। यहाँ पर कायिक प्रवर्ध किसको कहते हैं बच्चों? तो पौधे के जो कायिक भाग है ना, कायिक भाग जैसे तना, जड़, पत्ती है, राइजोम है, तो ये सब जो कायिक भाग हैं ये एक इकाई की तरह काम करते हैं और नए पौधे का विकास करते हैं। इसलिए पौधे के इन कायिक भागों को हम कायिक प्रवर्ध के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आपकी किताब में ना कुछ उदाहरण दे रखे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो उदाहरण देखो। यहाँ पे मैंने 5 उदाहरण लिखे हैं जो आपकी किताब में दे रखे हैं। पहला देखो, आलू की आंख। ये तो आपने सबने देखा है, आलू होता है तो उसके ऊपर हमने देखा होगा इस तरह से छोटे छोटे खड्डे बने हुए होते हैं, है ना, खांच बनी हुई होती है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, इस खांच के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे से आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? ये एक नए पौधे का विकास है। तो इसको आलू की आंख से नए पौधे का, अगर हम इस कलिका को काट के जमीन में लगा दें तो ये नए आलू के पौधे का विकास करने में सक्षम है। ठीक है। दूसरा देखो, अदरक का राइजोम। अदरक को आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा। तो अभी जैसे बरसात आने वाली है ना, तो अगर आपके घर में अदरक पड़ी हुई हो और आप उसको देखोगे तो ये अदरक के जो टिप्स हैं ये आपको अंकुरित होते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। तो ये अदरक का जो राइजोम है ये जैसे ही बरसात का सीजन आना शुरू होता है तो ये अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसको जमीन में लगा दें तो यहाँ से नए पौधे का विकास हो जाएगा। ठीक है। अगेव। अगेव हमने अपने आसपास देखा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखो अगेव में क्या होता है। अगेव में जो कायिक प्रवर्ध है वो बुलबिल है। बुलबिल क्या होता है? देखो अगेव का पौधा कुछ इस तरह से होता है, ऐसे इसकी लीव्स होंगी। अब इस पौधे के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी इस तरह की कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, जिनको अगेव का बुलबिल कहते हैं। ठीक है। और ये पृथक होके नए अगेव के पौधे का निर्माण कर सकती है। ठीक है। फोर्थ देखो, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम तो आपने कई लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, तो इसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इसकी पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं, बाहर से लहरदार, और ये जो इसमें खांच बनी हुई होती है, इस खांच के अंदर अपस्थानिक कलिकाएं या पर्ण कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये पर्ण कलिकाएं जैसे ही ये पत्ती मिट्टी के संपर्क में आती है तो यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां और जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी कि इस कलिका को अब हम नए पौधे के रूप में काम में ले सकते हैं। तो यह है ब्रायोफिलम। अगला देखो, जलकुंभी। जलकुंभी में भूस्तारिका। जलकुंभी क्या है बेटा? जलकुंभी बच्चों एक ऐसा पौधा था जो हमारे भारत में तो होता नहीं था। ये एक जलीय पादप है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो खूब बड़ी बड़ी होती हैं और फ्लोटिंग होती हैं। फ्लोटिंग मतलब ऐसे ये जमीन के ऊपर तैरती रहती हैं और बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, और इसमें बड़े सुंदर सुंदर नीले रंग के फूल आते हैं। इसमें ये जो ऐसा एक स्ट्रक्चर उपस्थित होता है इसको भूस्तारिका कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसमें ऐसी क्षमता होती है कि ये फटाफट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेता है, मतलब फटाफट ये नए पौधे का विकास कर लेता है और फिर ऐसे ये भूस्तारिका के द्वारा बहुत जल्दी पानी की सतह के ऊपर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। क्लियर? तो जलकुंभी में भूस्तारिका के द्वारा जो है अलैंगिक जनन हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट है जो अपन को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये जो जलकुंभी है इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है।
अब इसको क्यों कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल? क्यों? क्योंकि बच्चों ये क्या है कि पानी की सतह के ऊपर फैल रहा है और बंगाल में पानी के जो सोर्स है वहां पर ये बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। अब इसके बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ने का कारण क्या है? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कि इसमें कायिक प्रवर्धन की बहुत अच्छी क्षमता पाई जाती है, इसलिए बहुत तेजी से ही बढ़ता है। लेकिन इससे हमें नुकसान क्या होता है? वो नुकसान देखो, जब ये पानी की सतह के ऊपर ऐसे फैल जाता है तो कठिनाई कहाँ आती है? कठिनाई आती है गैसों के विनिमय में, गैसियस एक्सचेंज में। भाई जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अतिरिक्त जलीय जीवों के द्वारा उत्पन्न की जा रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने में तकलीफ आती है और बाहर से ऑक्सीजन को अंदर आने में तकलीफ आती है। तो ये रास्ता बंद हो गया गैसों के विनिमय का। इसके परिणाम स्वरूप पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? जलीय पादपों के ऊपर पड़ेगा, जलीय पादप और जलीय जंतुओं के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए जलीय जंतु, जलीय पादप प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है और हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसीलिए इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन आता है, अपने को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि भाई जो हमारे किसान भाई हैं वो इस विधि का, जो कायिक जनन की विधि है, उसका प्रयोग करके बड़ी संख्या में पौधों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलो इसको थोड़ा सा अपन और एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इनको किसानों को फायदा क्या होता है। तो देखो, जैसे मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि जैसे अगर मेरे पास कोई एक पादप है, पेड़ है, और इस पेड़ में बहुत अच्छे फल लग रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के फल लग रहे हैं। अब इस फलों से मुझे बीज भी मिलेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि बीज तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनते हैं और इसके अंदर, बीजों के अंदर तो विविधता आ जाती है, यानी कि क्वालिटी, विविधता आते ही क्वालिटी चेंज। पर मुझे तो सेम प्लांट चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर विविधता नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? किसान भाई क्या करेंगे कि भाई ये जो पादप है, इस पादप को किसी ना किसी कायिक भाग से, जैसे हम इस पादप का तना ले सकते हैं, तो तना तब क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्ध हो जाएगा और उससे हम इस पादप का विकास करेंगे, इस पादप से नए पौधे बनाएंगे। तो बच्चों अब ये जो नए पौधे बनेंगे इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई विविधता नहीं होगी, और जब कोई विविधता नहीं होगी तो मेरी क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रह गई। सही बात है ना? तो किसान जो है वो कायिक प्रवर्धन की विधि का प्रयोग करते हैं और बड़ी संख्या में क्वालिटी प्लांट्स को पैदा करते हैं और ये उनके लिए व्यावसायिक महत्व का भी रहता है कि भाई ये पौधा ले जाओगे तो इससे क्वालिटी बिल्कुल इस पौधे जैसी है, श्योर गारंटेड क्वालिटी वाली बात हो जाती है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे अपना अलैंगिक जनन पूरा होता है। चलते हैं आगे, लैंगिक जनन की बात करते हैं। देखो लैंगिक जनन क्या है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो एक ही जाति के दो विपरीत लिंग, नर और मादा, ठीक है, उनके जो युग्मक हैं, उनके युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मक हम जानते हैं बच्चों हमेशा अगुणित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब युग्मकों का निर्माण होता है ना, तब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। और ये युग्मक क्या हो रहे हैं? अब आपस में संलयित हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर द्विगुणित जाइगोट का या युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब इस द्विगुणित जाइगोट से नई संतति का विकास होता है। तो ये है पूरा का पूरा हमारा लैंगिक जनन की परिभाषा। अब देखो अपन ने बिल्कुल 2.5 लाइन के अंदर लैंगिक जनन की परिभाषा को पूरा कर दिया, लेकिन बच्चों वास्तव में ये इतनी सिंपल नहीं है। देखो यहाँ पर कितनी सारी प्रक्रियाएं हैं। पहला, युग्मकों का निर्माण हो रहा है, फिर उनका आपस में संलयन हो रहा है, यानी कि वो पास में आ रहे होंगे, पता नहीं कैसे पहुंच रहे होंगे, कैसे उनका संलयन हो रहा होगा, फिर ये जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद में फिर नई संतति का विकास, यानी कि पता नहीं इसका जाइगोट तो एक कोशिका है, अब एक कोशिका से बहुकोशिक जीव बनेंगे। तो कितनी जटिल प्रक्रिया है और ये बहुत धीमी भी होती है। तो लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया बहुत विस्तृत, जटिल और बहुत धीमी गति से संपन्न होती है। लेकिन एक बात क्लियर है बच्चों, चाहे वो कवक हो, चाहे वो कोई जंतु हो, चाहे वो कोई पादप हो, अगर उसमें लैंगिक जनन हो रहा है तो
तो लैंगिक जनन के चरण जो है वो हमेशा एक समान होंगे, यानी जैसी जिस विधि से कवक के अंदर लैंगिक जनन होगा उसी विधि से जंतु और उसी विधि से पादप के अंदर भी लैंगिक जनन संपन्न होगा। तो लैंगिक जनन के जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, वो हमेशा समान रहते हैं। क्लियर, ये बात क्लियर है। चलो, तो लैंगिक जनन के चरण कौन कौन से होते हैं वो अपन अभी थोड़ी देर से पढ़ेंगे। तो ये ड्यू रहा अपना, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको अपन पढ़ते हैं। उसके पहले लैंगिक जनन के लिए जब कोई पादप या जंतु तैयार होता है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी पादप का जन्म हुआ और वो लैंगिक जनन, उसमें फूल आ गए और वो लैंगिक जनन के लिए तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता। तो हर जीव की जो लाइफ स्पैन है, जीवन की अवधि है, उसको 3 प्रावस्थाओं में विभक्त किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि भाई कौन सी है लाइफ का ऐसा कौन सा पीरियड है, कौन सा ऐसा टाइम है जब कोई जीव लैंगिक जनन करेगा। तो कौन सी 3 प्रावस्थाएं हैं, देखो। सबसे पहला कायिक या किशोर प्रावस्था। किशोर प्रावस्था या कायिक प्रावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? तो जन्म से लेकर जब तक वो जनन अवस्था में प्रवेश नहीं करता तब तक की उसकी जो उम्र है, अवस्था है, वो कायिक प्रावस्था कहलाती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जीव के शरीर की वृद्धि होती है और उसके जो जनन अंग हैं वो परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि वो जनन करने के लिए तैयार होता है कायिक या किशोर प्रावस्था में। तो ये तो हो गया पहली प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था जनन प्रावस्था। अब जनन अंग यहाँ पर परिपक्व हो गए हैं तो जीव जनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। क्लियर। तो और ये जो जनन प्रावस्था है ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये जो किशोर प्रावस्था या कायिक प्रावस्था हमारी जो है ये ऊपर वाली, यहाँ जो ये अवस्था जहाँ खत्म होगी और वृद्धा अवस्था जहाँ शुरू होगी, तो इन दोनों के बीच की जो अवधि है जब वो जनन कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, वो कहलाती है जनन प्रावस्था। और जीवन की तीसरी प्रावस्था होती है वृद्धावस्था। ये जीवन की अंतिम प्रावस्था होती है जिसमें उसकी जनन क्षमता समाप्त हो जाती है और वो जीव धीरे धीरे शरीर उसका जो है वो जर्जर होने लगता है और वो मृत्यु की ओर बढ़ता है। तो ये बच्चों जीवन की 3 प्रावस्थाएं हैं। अब ये जो बच्चों जीवन की 3 प्रावस्थाएं हैं ये हमें कुछ एक मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने खेत में मान लो बाजरे का बीज डाला है। ठीक है, बाजरा मेरे राजस्थान में खूब होता है, तो बरसात में हम इसको बोते हैं। तो बाजरे का बीज मैंने खेत में डाला है, ये बीज उगेगा, पौधे का कायिक प्रावस्था प्रारंभ होगी। ठीक है, ये कायिक प्रावस्था है, ये बढ़ता जा रहा है 2 महीने तक बढ़ता रहेगा। फिर इसके बाद में इस पे पुष्प आने शुरू होंगे और ये यहाँ पर फल आएंगे, बाजरा लग जाएगा। ठीक है, तो ये अवस्था कौन सी थी इसकी? जनन प्रावस्था। फिर क्या किया हमने, बाजरा पक गया, हमने इसकी कटिंग कर ली और फसल को घर लेकर आ गए। ठीक है, बाजरा पकने के बाद में अगर हम नहीं भी काटेंगे तो प्राकृतिक रूप से इसके बीज झड़ जाएंगे और इस पौधे की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ये बाजरे का पौधा अपना जीवन काल पूरा कर लेगा और हमें ये तीनों प्रावस्थाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन अगर मेरे यहाँ एक बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ है तो लगभग 5 से 7 साल तक तो ये कायिक प्रावस्था करता रहेगा, अपनी वृद्धि करता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर 7वें 8वें साल पे इसमें पुष्प आएंगे और ये फल लगने शुरू होंगे। ठीक है, ये कुछ आम के फल लग गए इसके ऊपर। फिर क्या होगा, क्या ये मर जाएगा? नहीं, है ना, ये खत्म नहीं होगा। क्या होगा, फिर इसमें वापस कायिक वृद्धि को प्रदर्शित करेगा और वापस अगले साल सीजन आने पर वापस इस पे फल लगेंगे। यानी कि ये यहाँ पर ही डोलता रहेगा कई सालों तक, जब तक इसका लाइफ स्पैन, जीवन अवधि पूरी नहीं हो जाती। जितने साल इस आम के वृक्ष को जीवित रहना उतने साल ये जीवित रहेगा और उसके बाद में यह धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो जो एक वर्षीय, ठीक है, 1 वर्षीय या जो 2 वर्षीय पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर तो हमें ये जीवन की सारी प्रावस्थाएं बहुत आसानी से दिखाई दे जाती हैं। लेकिन
जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जो कई सालों तक जीवित रहते हैं, उन पौधों के अंदर जीवन की प्रावस्थाओं को पहचानना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ओके, अब बहुवर्षीय पौधों के दो उदाहरण आपकी किताब में दे रखे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, पहला उदाहरण है बांस का। बांस के पौधे में कायिक व्यवस्था बहुत लंबी होती है, 50 से 100 साल की। तो लगभग इतने 50 से 100 साल के बाद में उस पौधे में बस एक बार पुष्प आते हैं, फल लगते हैं और फिर वो वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर नील कुरंज का है, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियानम। ये बच्चों एक अपने साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की पहाड़ियों में पाया जाने वाला पौधा होता है और इसकी जो कायिक व्यवस्था है ये लगभग 12 वर्ष होती है। तो हर 12 वर्ष में ये जो कर्नाटक, तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं वहां पूरे नीले रंग के फूलों से भर जाती है और पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो हर 12 साल में उसमें पुष्प आएगा, पुष्पन के बाद में वो बीज गिर जाएंगे और वो घाटियों में, पूरी घाटियां अगले 12 वर्ष तक फिर सूनी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बीज में से जो पौधा उगेगा वो 12 वर्ष तक कायिक प्रावस्था में रहेगा और 12 वर्ष के बाद में उसमें पुष्प आने शुरू होंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जहां बहुवर्षीय पौधे के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जहां पर जो कायिक प्रावस्था है वो बहुत लंबी होती है। क्लियर? ठीक है, चलो अब अपन आगे बात करते हैं बच्चों कि जनन प्रावस्था में जब जंतु या पादप प्रवेश करते हैं तो उनके ऊपर मौसम और उनके शरीर के हार्मोन्स कैसे उन पर प्रभाव डालते हैं, इसको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो जंतुओं में जनन परिपक्वता कैसे आती है? तो जंतु जो होते हैं उनकी जनन क्रिया मौसम और हार्मोन, इन दोनों के परिवर्तन पर निर्भर करती है। तो मौसम में परिवर्तन आता है तो शारीरिक हार्मोन्स जो है वो भी परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो शारीरिक हार्मोन और पर्यावरणीय कारक, इनके बीच में कहीं ना कहीं अंतर क्रिया चलती रहती है और इसी के कारण जंतु जो है वो अपनी जनन के लिए व्यवहारिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं और जनन क्रिया को नियंत्रित भी कर पाते हैं। ठीक है, तो जनन क्रिया के समय के आधार पर कि भाई जनन क्रिया का समय क्या है जंतुओं में, हम जंतुओं को दो प्रकारों में विभक्त कर रहे हैं। पहला, जंतु ऐसे होते हैं जो मौसम प्रजनक कहलाते हैं। मौसम प्रजनक यानी मौसम के अनुसार जनन क्रिया करते हैं। मौसम के अनुसार क्यों करते हैं? ताकि वातावरण अनुकूलित हो और उनके जो बच्चे हैं वो आसानी से अनुकूलित वातावरण में बड़े हो सके। ठीक है, तो ऐसे जंतुओं की वृद्धि की सारी जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण की परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। तो जब पर्यावरण की परिस्थितियां अनुकूल होंगी तभी वो जंतु जनन क्रिया करेंगे। उदाहरण, अंडे देने वाले जंतु, जैसे कि अपने घर में रहने वाली जो चिड़िया होती है ना, छोटी सी स्पैरो, गौरैया, उसको कभी देखना, जैसे ही मौसम में हल्की गर्मी आती है वो अपने अंडे देती है और जैसे ही हल्की ठंडक आती है और उनकी जनन क्रिया वो रोक देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत से मौसम प्रजनक आप अपने आसपास देख पाओगे। दूसरा देखो, सतत प्रजनक, इनके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कि गाय का उदाहरण देख लो, ऐसा नहीं कि सर्दी में गाय नहीं ब्याती है या गर्मी में नहीं ब्याएगी, तो इसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि मानव के ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इनका जनन चक्र कौन नियंत्रित करता है? इनका जनन चक्र शरीर के हार्मोन नियंत्रित करते हैं जो एक निश्चित अवधि पे शरीर के अंदर स्रावित होंगे। ठीक है, इनकी अवधि निश्चित होगी, उस निश्चित अवधि में ये शरीर के अंदर स्रावित होंगे और शरीर को जनन के लिए तैयार करेंगे। ओके, तो ये हमने दो पॉइंट पढ़े, मौसम प्रजनक और सतत प्रजनक। अब शरीर को जनन के लिए तैयार करना, यहां मैंने ये पॉइंट आपको बोला, इसका क्या अर्थ होता है ना? इसका अर्थ होता है कि जंतुओं के शरीर के अंदर एक जनन चक्र चलता है और इस जनन चक्र को चलाने के लिए कुछ चरण होते हैं। क्या होते हैं वो देखो, सबसे पहले अंडाशय की सक्रियता, सहायक ग्रंथि, जो जनन में सहायक ग्रंथियां उनकी सक्रियता, हार्मोन्स में परिवर्तन, और इन सब के कारण, ये तीनों पॉइंट होने के कारण जनन की प्रेरणा मिलती है और नई संतति की उत्पत्ति होती है जनन क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये जनन चक्र जो है, ये जनन चक्र सभी जंतुओं के अंदर चलता है
और इस जनन चक्र को चला कौन रहा है? इस जनन चक्र को ये शरीर के अंदर तरह तरह के जो हॉर्मोन्स हैं, जो शरीर की एक निश्चित आयु होने पर शरीर के अंदर बनते हैं और उसके बाद वो कुछ कुछ अवधि के बाद में शरीर के अंदर बनते रहते हैं और जनन चक्र को नियंत्रित करते हैं। जनन चक्र के चरण कौन से, स्टेप्स कौन से? तो ये जनन चक्र के स्टेप्स हैं। अब ये जो जनन चक्र है बच्चों, इसको दो नाम दिया गए हैं। पहला नाम दिया गया है इसको मध चक्र या इस्ट्रस साइकिल, और दूसरा नाम दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतु चक्र। ठीक है, तो ये नाम कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है उसको हम पढ़ लेते हैं। जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी जंतु है, नॉन प्राइमेट्स में कौन आते हैं? देखो यहाँ मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, मानव, बंदर, चिंपांजी। ठीक है, ये जो है इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये प्राइमेट्स हैं। इसके अलावा जितने भी जंतु आप अपने आसपास देखते हो, गाय, कुत्ता, बकरी, भेड़ वगैरह जो भी जानते हो जंगली जानवर, वो सारे के सारे किस में आते हैं? नॉन प्राइमेट्स में। ओके, तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर इस चक्र को, ये जो जनन चक्र है उसको हम क्या नाम देते हैं? मध चक्र। और जो प्राइमेट्स जंतु होते हैं उनके अंदर इसी जनन चक्र को हम ऋतु चक्र का नाम देते हैं। ठीक है, तो चक्र है, तो चक्र में क्रियाएं कौन सी हो रही है? क्रियाएं तो इस चक्र में चाहे वो नॉन प्राइमेट्स हो चाहे प्राइमेट्स हो, क्रियाएं तो ये कि ये हो रही है, बस हमने उनको नाम अलग अलग दे दिया। ठीक है, अब चलो अपन ने ये यहाँ पर पॉइंट छोड़ा था लैंगिक जनन का। ठीक है, कि लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया। तो अब हम आते हैं लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया के ऊपर। तो लैंगिक जनन के अंदर जो संपूर्ण प्रक्रिया है, ये उसका एक फ्लो चार्ट समझो आप, कि अब लैंगिक जनन के अंदर हमें ये घटनाएं पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहली घटना, निषेचन से पहले दो काम होंगे, गैमेट्स बनेंगे यानी कि युग्मक जनन, उनका स्थानांतरण होगा। दूसरा काम होगा निषेचन, गैमेट जो यहाँ बने हैं उनका संलयन होगा। और तीसरा काम होगा भ्रूण का विकास होना। तो इन सब की डिटेल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, यानी कि युग्मक जनन। युग्मक जनन को कैसे परिभाषित करेंगे? कि नर और मादा युग्मकों के विकास को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक बच्चों हमेशा अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्रोमोसोम का इसमें केवल एक ही सेट उपस्थित होता है। ठीक है, चाहे उनके जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उनके जनक अगुणित हो या द्विगुणित हो। अब इसको अपन एक बार यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। जैसे बच्चों हम लोग कक्षा 11 में जीवन चक्र और पढ़कर आए हैं ना, इनका पूरा शैवाल का जीवन चक्र क्या होता है, कब का क्या होता है, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म सब पढ़कर आए हैं अपन। तो देखो शैवाल जो होते हैं उनमें जो मुख्य पादप काय होती है वो अगुणित होती है, और इसकी मैं तुलना कर रही हूं यहाँ पर सीधे एंजियोस्पर्म के साथ में। ठीक है, बीच में बहुत सारे पौधे हमारे पास उपस्थित है, पर मैं आपको बिल्कुल विभेदन हो जाए उसके लिए एंजियोस्पर्म पे सीधा जा रही हूँ। एंजियोस्पर्म या जो पुष्पी पादप हम अपने आसपास देखते हैं उनके अंदर द्विगुणित पादप काय उपस्थित होती है, यानी कि जो मुख्य पादप शरीर होता है वो शैवाल में तो अगुणित है, जबकि एंजियोस्पर्म में द्विगुणित है। ठीक है, तो अब ये जनक अगुणित भी हो सकता है और द्विगुणित भी हो सकता है, लेकिन इनके जो युग्मक बनेंगे वो हमेशा अगुणित ही होंगे। यहाँ भी अगुणित युग्मक बनेगा और यहाँ भी अगुणित युग्मक बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कोशिका विभाजन का प्रकार बहुत महत्व रखता है। तो जब अगुणित से अगुणित युग्मक बनना है यानी गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण संपन्न होगा। लेकिन यहाँ पर 2n से n द्विगुणित से अगुणित युग्मकों का निर्माण होना है, इसलिए यहाँ पर जो कोशिका विभाजन होगा वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और जिसके फलस्वरूप युग्मक में गुणसूत्र का केवल एक सेट पहुंचेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो युग्मक निर्माण के समय अगर जनक द्विगुणित है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अगर जनक अगुणित है
तो समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होगा। एक उदाहरण दे दिया यहाँ पर, जैसे मानव में द्विगुणित कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n 46, तो युग्मक के अंदर इसकी आधी रह जाएगी। क्लियर। अब बच्चों जो यहाँ पर ये युग्मक बनते हैं ना, वो दो प्रकार के बनते हैं। एक कहलाते हैं समयुग्मजी और दूसरे कहलाते हैं विषम युग्मजी। इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको देखेंगे अपन, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी जो पादप होते हैं जो समयुग्मजी युग्मक होते हैं, उसमें हम नर और मादा दोनों युग्मकों के अंदर कोई भी प्रकार से विभेद नहीं कर सकते। हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें आकारिकी रूप से देखने पर बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ समयुग्मजी। दूसरा देखिए प्रकार, तो वो क्या है, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में अगर आप देखो तो आकारिकी रूप से हम नर युग्मक और मादा युग्मक को विभेदित कर सकते हैं। हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि भाई ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। इसमें सामान्यतः बच्चों जो छोटा युग्मक होता है वो नर युग्मक होता है, जिसको हम पुंगड़ू या शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक बड़ा होता है जिसको अंड या डिंब के नाम से जाना जाता है। चाहे युग्मक समयुग्मजी हो, विषम युग्मजी हो, लेकिन होंगे हमेशा अगुणित। यहाँ पर बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब में पेज नंबर 10 के ऊपर 3 डायग्राम दे रखे हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर, जिसमें ये नाम याद करना बहुत जरूरी है। तो जो पहला डायग्राम यहाँ पर दे रखा है वो एक एल्गी का दे रखा है, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक शैवाल होता है। इसके युग्मक कैसे होते हैं, तो समयुग्मजी में, ये उदाहरण आपको याद रखना है क्लैडोफोरा। तो इसके युग्मक इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, और हम नर और मादा युग्मकों के अंदर कोई भी तरह से विभेदन नहीं कर सकते। विषम युग्मजी के अंदर 2 उदाहरण हमें याद करने हैं जो आपकी किताब के अंदर दे रखे हैं। एक तो दे रखा है फ्यूकस का। फ्यूकस क्या होता है, ये भी बच्चों एक एल्गी है, लेकिन इसमें मादा युग्मक तो इतना बड़ा गोलाकार आपको दिखाई देगा और नर युग्मक बिल्कुल छोटा सा। ठीक है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण जो हमें याद करना है, ये दूसरा था, तीसरा उदाहरण जो हमको याद करना है वो है मानव का। मानव के अंदर नर युग्मक मादा युग्मक अंडाकार बड़ा सा, और नर युग्मक ये इसका हेड, ये इसका नेक पोर्शन और ये टेल। ठीक है। तो ये जो नाम है ना, 3 उदाहरण क्लैडोफोरा, फ्यूकस और ह्यूमन, ये अपन को याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और ये हमने युग्मक जनन की बात करी कि युग्मकों का निर्माण किस तरह से हो रहा है। अब हम बात करेंगे जीवों में लैंगिकता की। ठीक है। तो अगर पौधों को, सबसे पहले पौधों की बात करते हैं, तो पौधों को हम एक लिंगी पादप भी कहते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी पादप कहलाते हैं। ठीक है। तो एक लिंगी का क्या मतलब है, एक लिंगी का मतलब है कि पौधे पर एक ही लिंग के पुष्प उत्पन्न होंगे, एक ही लिंग के। तब या तो पुष्प नर पुष्प होगा और या फिर ये मादा होगा। तो जो नर पुष्प होते हैं उसको हम पुंकेसरी या स्टैमिनेट पुष्प के नाम से जानते हैं, और जो मादा पुष्प होते हैं उसको हम स्त्री केसरी या पिस्टिलेट पुष्प के नाम से जानते हैं। तो पौधा कैसा होगा, पौधा ऐसा होगा कि या तो उसके ऊपर पुंकेसरी पुष्प लगे हुए होंगे या उसके ऊपर स्त्री केसरी पुष्प लगे हुए होंगे। इसका उदाहरण क्या है, पपीता और खजूर। ये पक्का याद कर लेना। ठीक है। एक लिंगी पादप के 2 उदाहरण। अब आते हैं द्विलिंगी पादपों के ऊपर। तो द्विलिंगी यानी कि दोनों जनन अंग जो है वो एक ही पौधे के ऊपर उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर देखो एक बात और है, यहाँ पर जो पौधा है उसकी हमने क्या कहा कि भाई एक ही पौधा है, उसके ऊपर नर और मादा दोनों जनन अंगों का विकास होगा। अब दोनों जनन अंगों का विकास 2 तरह से हो सकता है। 2 तरीके क्या हैं कि भाई देखो, एक ये पौधा है, इसके ऊपर मेल फ्लावर भी लगे
और फीमेल फ्लावर भी लगे। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई ये एक पौधा है, इस पौधे के ऊपर एक ही फूल लग रहा है और इस एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी उपस्थित है। यानी कि जो पुष्प है ये पुष्प द्विलिंगी पुष्प है। यहाँ पर पुष्प एक लिंगी है लेकिन पादप द्विलिंगी है। अंतर समझ में आया? ये क्या है? ये है पादप द्विलिंगी लेकिन पुष्प एक लिंगी। यहां पर पादप कैसा है? द्विलिंगी। और पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। तो पादप और पुष्प दोनों ही द्विलिंगी है, लेकिन यहाँ पहली कंडीशन में पादप तो द्विलिंगी है लेकिन पुष्प एक लिंगी लग रहे हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? नारियल और कुकुरबिट्स। अब इसी तरह से बच्चों जंतु भी एक लिंगी और द्विलिंगी हो सकते हैं। अब एक लिंगी जंतुओं के तो अनेक उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हो, लेकिन क्या द्विलिंगी के कुछ उदाहरण आपको पता है? तो देखो कुछ द्विलिंगी के उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, ये नाम याद कर लेना। केचुआ, स्पंज, फीताकृमि यानी कि टैपवर्म और जोक, ये द्विलिंगी जंतुओं के उदाहरण हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हमने पूरी युग्मकों की बात कर ली, युग्मक बना लिए, युग्मक किस प्रकार से लैंगिकता प्रदर्शित करते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, सारी बात कर ली। अब हम बात करेंगे युग्मकों के स्थानांतरण की। तो बच्चों सामान्यतः जो नर युग्मक होते हैं वो तो होते हैं चलायमान, यानी कि वो तो चल सकते हैं और गति करके मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। अब जब चल सकते हैं तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी या तो माध्यम की आवश्यकता है या कोई ना कोई वाहक की आवश्यकता है। ठीक है, तो माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम हो सकता है जल, माध्यम हो सकता है वायु, इनके माध्यम से ये जा सकते हैं। और वाहक कोई ना कोई इनको लेकर जाए, जैसे कि कोई इंसेक्ट। ठीक है, तो नर युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वाहक की आवश्यकता होगी। अब जब बच्चों पॉइंट अगला थर्ड क्या है, जब नर युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं तो भाई ऐसा तो है नहीं कि रास्ता पूरा साफ होगा, है ना। रास्ते में अगर जल के माध्यम से उनका स्थानांतरण हो रहा है तो भी वो नष्ट हो सकते हैं, किसी और माध्यम से वायु के माध्यम से अगर उनका स्थानांतरण हो रहा है तो भी वो नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो नर युग्मक है उनको बड़ी संख्या में उनका निर्माण होता है। ये पॉइंट बहुत याद इंपॉर्टेंट है कि भाई नर युग्मक बड़ी संख्या में क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि नर युग्मकों का स्थानांतरण होना है, और जब स्थानांतरण हो रहा है तो रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं जहां पर वो बड़ी संख्या में नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए उनकी जो संख्या है, उत्पादन है, वो बहुत बड़ी संख्या में होता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। पौधों में जो परागकण है, परागकण पॉलन ग्रेन, वो नर युग्मक के वाहक होते हैं। ठीक है, और परागकणों का विकास कहाँ होता है? पराग कोश के अंदर होता है, और ये बहुत सारे माध्यमों के द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं, जहां पर ये अंकुरित होते हैं। अंकुरित होकर पराग नली बनाते हैं और उस पराग नली के अंदर दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं। ठीक है, जहां से नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा और जाइगोट का विकास होगा। अब पौधों के जो नर युग्मक है उनको स्थानांतरित होना है, तो इसके लिए पौधों के अंदर, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हैं, दोनों के अंदर युग्मकों के स्थानांतरण के लिए और लैंगिक जनन के लिए अनेक प्रकार के अनुकूलन वो विकसित करते हैं। अनुकूलन क्यों चाहिए? ताकि सफलतापूर्वक निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके और युग्मनज का विकास हो सके। तो इसके लिए बहुत सारे अनुकूल, चाहे जंतु है चाहे पादप है, वो विकसित कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन युग्मकों का स्थानांतरण के बाद में थर्ड पॉइंट पे आते हैं, निषेचन क्रिया। निषेचन को कैसे परिभाषित करते हैं? तो नर और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है और जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का विकास होता है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि नर और मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन कहलाता है और निषेचन के बाद ही युग्मनज का विकास होता है और युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों एक यहां पर अब प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम है कि एक प्रक्रिया और ऐसी पाई जाती है कुछ जंतुओं में
जहां पर बिना निषेचन के ही, निषेचन हो ही नहीं रहा है, केवल जो मादा युग्मक है वो मादा युग्मक ही नए जीव का विकास करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये तो बड़ा एक्सेप्शन हो गया। अभी तक तो हम यही जानते थे कि भी लैंगिक जनन होता है जहां पर नर और मादा युग्मकों का निषेचन होता है और नए जीव का निर्माण होता है, पर यहाँ तो बात ही अलग हो गई। यहाँ क्या बात हो गई कि निषेचन तो होगा ही नहीं और केवल जो मादा युग्मक है वो ही नए जीव का विकास करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये किसमें होता है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, इनमें ऐसा पाया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। मधुमक्खी जो होती है ना बच्चों, रानी मधुमक्खी, मधुमक्खियों में श्रम विभाजन होता है, आप जानते हो, है ना। रानी मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होती है और श्रमिक मधुमक्खी होती है। तो रानी मधुमक्खी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 32 पाए जाते हैं और रानी मधुमक्खी ही केवल अंडे देती है, ये भी आपको पता है। अब जो ये अंडे देगी, यानी कि जो मादा युग्मक है, अंडे या मादा युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 16 हो जाएगी। क्लियर। अब ये जो मादा युग्मक अंडे दे रही है, इन अंडों में से कुछ अंडे तो निषेचित हो जाते हैं, निषेचित हो गए तो वापस गुणसूत्रों की संख्या 32 हो गई। लेकिन कुछ अंडे ऐसे रहते हैं जिनमें निषेचन नहीं होता, तो अनिषेचित है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई यहाँ पर, 16। क्लियर। अब बच्चों यहाँ देखो आप क्या बात होती है कि ये जो अनिषेचित अंडे हैं ना, इन अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी का विकास होता है और जो निषेचित अंडे हैं इनसे श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी का विकास होता है। यानी कि श्रमिक के अंदर 32 क्रोमोसोम पहुंचेंगे, रानी में 32, लेकिन नर में केवल 16 क्रोमोसोम्स पहुंचेंगे। ठीक है, और ये अनिषेक जनन का बहुत अच्छा उदाहरण है। आया समझ में। तो अनिषेचित अंडों से भी जो है नए जीव का विकास संभव है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन। क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं बच्चों कि भाई ये जनन की जो प्रक्रिया है ये संपन्न कहाँ होती है। ठीक है, जनन प्रक्रिया यानी कि युग्मकों का संलयन। तो युग्मकों का संलयन कहाँ हो रहा है, स्थान क्या है उसका, उसके आधार पर निषेचन को हमने दो भागों में बांट दिया। एक है बाह्य निषेचन, दूसरा है आंतरिक निषेचन। चलो इन दोनों को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बाह्य निषेचन की बात कर रही हूँ, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों शरीर से बाहर छोड़ दिए गए, है ना, बाहर छोड़ दिए गए, यानी कि ये किसी न किसी माध्यम के अंदर है और ये माध्यम क्या होता है बच्चों, जल। तो पानी के अंदर जंतु अपने युग्मकों को छोड़ देते हैं और युग्मकों का संलयन पानी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो शरीर के बाहर युग्मकों का संलयन यानी कि निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही है, ये कहलाता है बाह्य निषेचन। इसका पहला पॉइंट क्लियर। यहाँ पर देखो क्योंकि दोनों युग्मकों को पानी के अंदर छोड़ना है तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो इसकी गारंटी लेने के लिए जो दोनों जंतु हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में युग्मकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होती है उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों बहुत ज्यादा होती है? अच्छा, इनकी संख्या हजारों में होती है, लेकिन जब ये विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, तब तक इनकी संख्या सैकड़ों में रह जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो उत्तरजीविता है वो बहुत जोखिमपूर्ण होती है। अब सोचो, युग्मक पानी के अंदर है, अब इनको युग्मकों को खाने वाले, फिर इसकी संतानों को खाने वाले कितने सारे जंतु पानी के अंदर उपस्थित होंगे, है ना, जो इनको खत्म कर देंगे। इसलिए जीवन की निरंतरता बनी रहे इसके लिए युग्मक भी बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं, संतान भी बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होती है ताकि वो वातावरण की परिस्थितियां और शिकारियों का सामना करते करते कुछ संख्या में बच सके। क्लियर। चलो अगला देखते हैं आंतरिक निषेचन।
जैसा कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि युग्मक से लयन कहाँ होगा, मादा के शरीर के अंदर, यानी कि नर युग्मक जो है वो किसी ना किसी अनुकूलित माध्यम से मादा के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर बच्चों नर युग्मकों को तो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इसलिए उनकी संख्या तो अधिक होती है, लेकिन मादा युग्मकों की संख्या या तो एक या बहुत कम होती है। ये पॉइंट दोनों में अंतर का है, ठीक है। मादा युग्मकों की संख्या, नर युग्मकों का स्थानांतरण होता है तो वो तो चलनशील होते हैं, लेकिन मादा युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होता, वो मादा के शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर संतानों की संख्या भी कम होती है। भ्रूण का विकास क्योंकि मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, इसलिए इनकी उत्तरजीविता सुरक्षित होती है। इनमें संतानों की संख्या कम होने का यही कारण है, क्योंकि कम संतान है। क्यों? क्योंकि वो पूरी देख रेख के साथ में बड़े हो रहे हैं। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद जो घटना होती है, निषेचन के बाद पहली घटना तो क्या हो गई, युग्मनज का विकास। अब युग्मनज का निर्माण जो हुआ है, अब इसका विकास जो होना है वो जंतु के जीवन चक्र पर निर्भर करेगा। अभी मैंने तुम्हें ऊपर एक बात बताई थी शैवाल और एंजियोस्पर्म की, है ना, तो उसी को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कक्षा 11 में अपन पढ़कर आए हैं जीवन चक्र को। तो हमने 3 तरह के जीवन चक्र पढ़े थे। पहला पढ़ा था अगुणित जीवन चक्र, दूसरा पढ़ा था अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र, और तीसरा द्विगुणित जीवन चक्र। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, 3 लाइफ साइकिल हम पढ़कर आए हैं। अब यहाँ पर जो अगुणित जीवन चक्र है, जैसे शैवाल, उसमें मुख्य पादप काय अगुणित होती है, और यहाँ पर जो युग्मनज बना है वो कैसा है, द्विगुणित। तो ये जो द्विगुणित युग्मनज है ये कुछ विकास नहीं करता, ये सो जाएगा। सो जाएगा क्या मतलब है कि ये एक मोटी भित्ति का विकास करेगा और सुप्तावस्था में चला जाएगा। जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन से हम जानते हैं कि 4 अगुणित कोशिकाओं का विकास हो जाएगा। अब ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं ये वापस नए जीव का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा युग्मनज है वो किसी भी प्रकार के सीधे नए जीव में परिवर्तित नहीं होगा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, उन जंतुओं में या उन जीवों में होता है जिनका जो मुख्य पादप काय है वो अगुणित है। क्लियर? बाकी दोनों ये हो गए अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र और द्विगुणित जीवन चक्र। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है उसके अंदर सीधा का सीधा समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है द्विगुणित कोशिकाओं की, ठीक है ना, और फिर उसमें कोशिकाओं का विभेदन होता है। विभेदन होने का क्या अर्थ है कि कोशिकाओं से ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और पूरे जीव का विकास हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युग्मनज में समसूत्री विभाजन कब होगा और युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन कब होगा, ठीक है। चलो अब युग्मनज के अंदर कोशिका विभाजन तो हमने पढ़ लिया। अब एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास होगा। तो बच्चों भ्रूण का विकास कहाँ हो रहा है, इसके आधार पर भ्रूण का विकास मादा के अंदर हो रहा है या मादा के शरीर के बाहर हो रहा है, इसके आधार पर हमने फिर सजीवों को 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। पहले हैं अंड प्रजक जो अंडे देते हैं, दूसरे हैं सजीव प्रजक जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, चलो इसको थोड़ा देखते हैं। अंडे जो है, मादा जंतु क्या करता है कि भाई निषेचित अंडे जो हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर दे देता है, ठीक है। और वो जो अंडे जो होते हैं ना, उनकी सुरक्षा के लिए उनके ऊपर एक कवच पाया जाता है कैल्शियम से बना हुआ। इस अंडे के अंदर शिशु का या भ्रूण का पूरा विकास होता है, नए जीव का पूरा निर्माण होता है, और जब नया जीव पूरा बन जाता है तो वो अंडे से बाहर निकलकर आ जाता है। तो इसके लिए एक निश्चित निवेशन अवधि होती है, हर अंडे की एक निश्चित निवेशन अवधि होती है, यानी अंदर युग्मनज से पूरे भ्रूण का विकास हो रहा है, एक शिशु का निर्माण हो रहा है। जब शिशु का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो वो अंडे से बाहर आ जाएगा,
ठीक है। इसी तरह से सजीव प्रजक जो हमारा दूसरा प्रकार है जंतुओं का, उसमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के अंदर हो रहा है। अच्छा, वहां भी बच्चों एक निश्चित अवधि है ना। जैसे अगर हम मानव में बात करें तो मानव में ये अवधि कितनी होती है, 9 माह की। तो 9 माह की निश्चित अवधि के बाद में शिशु का प्रसव के द्वारा जन्म हो जाता है। क्लियर। तो ये हमने पूरा जंतुओं में कैसे युग्मनज का विकास हुआ, युग्मनज से भ्रूण का विकास हुआ, उसको अपन ने देखा। अब इसी तरह से बच्चों पौधों के अंदर भी युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से बीज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। तो कैसे होता है, और जो हम पुष्प की संरचना पढ़ते हैं, पुष्प के अंदर जो हम मादा जनन अंग की संरचना पढ़ते हैं ना, वो कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। देखो ये, ठीक है, यहाँ पर हमारा अंदर बीजांड है, ये बीजांड है, और यहाँ इस बीजांड के अंदर यहाँ पर आपको ध्यान ही अंड कोशिका होती है, यानी कि ये अंड कोशिका जाइगोट में बदल गई। ठीक है, तो ये तो है हमारा युग्मनज, निषेचित अंड, ये है हमारा बीजांड, और ये है हमारा अंडाशय। तो देखो यहाँ पर ये किस तरह से फल और बीज का निर्माण करते हैं। तो अंडाशय से फल बन जाता है, और अंडाशय की जो भित्तियां हैं वो फल भित्तियों का निर्माण कर लेती हैं। जो हमारा बीजांड है वो बीज में बदल जाता है, और बीज के अंदर जो युग्मनज है उससे भ्रूण का विकास हो जाता है, और भ्रूण पादप का विकास करता है। यानी जब हम बीज को बोते हैं, फल तो हम खा लेते हैं, फल के अंदर बीज होता है, बीज को हम बोते हैं, जब बीज को बोते हैं तो उसके अंदर जो भ्रूण है वो भ्रूण विकसित होता है और नए पादप का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना पहला पार्ट, युग्मक जनन। इसके पूरे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो क्वेश्चंस का भी एक लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस इंग्लिश में है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग साइंस मीडियम से साइंस पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश मीडियम को थोड़ा सा अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो क्विज़ मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो इंग्लिश में है, आप बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप उसको समझ सकते हो, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।